नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है, आज है होली। तो आप सभी के परिवार वालों को हैप्पी होली, और आपके घर में जो भी बड़े हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, और जो भी आपके छोटे हैं उन सभी को मेरा प्यार। और आप प्यार से आज होली खेलें, मजे के साथ आप होली खेलें। फिलहाल आज तारीख है 21 मार्च और आपके लिए करंट अफेयर्स भी लेकर आ गया हूं मैं। तो देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स में आज के क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, क्योंकि त्यौहार वगैरह तो आते रहेंगे लेकिन पढ़ाई हमारी रुकनी नहीं चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए, आज मैं होली मनाऊंगा तो फिलहाल आपको कल के लिए करंट अफेयर्स नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आज आपको करंट अफेयर्स पूरा मिल रहा है। तो इसको पूरा तरह से पढ़िए और अच्छे से आज की जानकारियों को समझिए। सबसे पहली जानकारी आज आपकी स्क्रीन पर है, ये है कालादान प्रोजेक्ट। कालादान प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, ये है आपका इंडिया, और ये आप देख पा रहे होंगे जो आपका ब्राउन कलर का है, थोड़ा सा पिंक कलर का आप देख पा रहे होंगे, वो है आपका म्यांमार। कालादान प्रोजेक्ट, एक कालादान नदी पर एक बंदरगाह डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है सितवे। क्या नाम है इसका? सितवे। ठीक है, यहां पे कहीं लिखा भी होगा वो सितवे के बारे में। ये है सितवे बंदरगाह। भारत ये बंदरगाह डेवलप कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो गया है कि म्यांमार में कुछ चीन समर्थित लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि ये बंदरगाह डेवलप हो। पहले मैं आपको बता देता हूं, ये बंदरगाह डेवलप होगा तो फायदा क्या होगा। कोलकाता से अगर हमें यहां सर अपने भारत से, मतलब आपका मेन लैंड से, भारत से आपको पूर्वोत्तर राज्यों की ओर जाना होता है तो आपको इस मुर्गी की गर्दन से होके जाना पड़ता है। मुर्गी की गर्दन यानी पश्चिम बंगाल का एक थोड़ा सा पार्ट है जो सिक्किम वगैरह से जुड़ा हुआ है। आप ऐसे होके जाना पड़ता है, एक सकरा रास्ता है, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस काफी बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये पोर्ट डेवलप हो गया तो आप आराम से मिजोरम जैसे राज्यों पर बड़ी आसानी से पहुंच पाएंगे, और कोलकाता से जो मिजोरम की 1328 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बंदरगाह है और बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी भी है, ताकि हमारे जो श्रम है, हमारा जो टाइम है, वो बच सके अपने भारत से पूर्वोत्तर राज्यों पर पहुंचने का। तो ये जो आपका बंदरगाह है, ये कालादान नदी के मुहाने पर स्थित एक शहर है जिसका नाम है सितवे। कालादान नदी आगे जाके मिजोरम में चली जाती है, तो उसी नदी पर यह बंदरगाह बनाया जा रहा है। हुआ क्या है कि एक अभियान चलाया था भारतीय सेना और म्यांमार की सेना के साथ मिलकर, और म्यांमार की सीमा पर एक उग्रवादी समूह से संबंधित कम से कम 10 शिविरों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया गया है। जो भारत द्वारा म्यांमार में चलाई जा रही कालादान नाम की एक वृहद परियोजना के लिए खतरा बन गए थे। कालादान परियोजना आप समझ चुके हैं कि एक बंदरगाह डेवलप करना है, सितवे बंदरगाह, और इस ऑपरेशन का नाम था सनराइज। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? सनराइज। एक बड़ा अभियान था जिसमें चीन द्वारा समर्थित कचिन इंडिपेंडेंट आर्मी के एक उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी को निशाना बनाया गया। कालादान परियोजना म्यांमार के सितवे बंदरगाह को भारत म्यांमार सीमा से जोड़ती है। यह परियोजना भारत और म्यांमार दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वी बंदरगाहों से म्यांमार तक और उसके पश्चात म्यांमार होते हुए भारत के पूर्वोत्तर भागों तक माल ढुलाई के लिए प्रबंधन करना है, यानी कि वो सामान को पहुंचाना है। इस परियोजना से आशा है कि नई समुद्री मार्ग खुलेंगे और पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक और सामरिक संबंध प्रगाढ़ होंगे। तो फिलहाल अभी एक ऑपरेशन सनराइज चलाया गया है। किन दो सेनाओं ने मिलकर चलाया है? भारतीय सेना और म्यांमार की सेना ने मिलकर चलाया है। किसके विरुद्ध चलाया है? जो भारत को समर्थित इस कालादान प्रोजेक्ट को नहीं बनने दे रहे थे, वहां पे इसके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे थे। तो 2-3 चीजें आपको नहीं पता चली होंगी कि कालादान परियोजना क्या है। कालादान परियोजना म्यांमार के एक नदी है कालादान, जिसका नदी का नाम है कालादान, एक नदी का नाम है जो म्यांमार से मिजोरम की ओर बहती है, और इस पर एक बंदरगाह स्थित है सितवे। सितवे आपका यहां पर स्थित है। आप प्रॉपर पॉइंट ऑफ देख सकते हैं। कोलकाता से सितवे को डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा, जिससे मिजोरम बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकेगा। अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगली न्यूज है हंस क्लियन अवार्ड की। अभी हाल ही में एक भारतीय मनोवैज्ञानिक आशीष नंदी जी को, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये आशीष नंदी जी का है, को 2019 में हंस क्लियन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। उनको यह पुरस्कार 9 मई को मिलेगा, लेकिन इसकी घोषणा कर दी गई है, तो ये अभी पता चल गया है कि उनको यह पुरस्कार मिलने वाला है। वे इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले एशियाई मनोवैज्ञानिक होंगे। भारतीय नहीं, पहले एशियाई मनोवैज्ञानिक, क्योंकि भारतीय तो होंगे। उन्हें यह पुरस्कार जर्मनी के रोहुर विश्वविद्यालय में प्रदान किया जाएगा। हंस क्लियन अवार्ड मनोविज्ञान व मनोविश्लेषण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जर्मनी के कोलर फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। जर्मनी की कोलर फाउंडेशन, कोलर का नाम आपने सुना होगा। कोलर बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कई सारी विधियां उन्होंने बताई।
तो कोहलर जर्मनी की गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, जो ये मानते हैं कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए जो पूरा का पूरा चाहिए होता है उसको साइकोलॉजी की बहुत मदद की जरूरत होती है और बच्चों को बड़े प्यार से और खेलते खेलते पढ़ाना चाहिए, ये उनका मत था। उन्होंने इसके बारे में बात किया। उसी को आगे ले जाते हुए भारत के एक मनोवैज्ञानिक है आशीष नंदी जी, जिनको हंस क्लियन अवार्ड दिया गया, जिसे स्वान क्लियन अवार्ड भी कहा जाता है। स्वान का हिंदी मतलब होता है हंस। स्वान क्लियन अवार्ड ये कहां से दिया जाएगा? जर्मनी के रूर विश्वविद्यालय में। मतलब ये अवार्ड कौन से देश द्वारा दिया जाता है? जर्मनी द्वारा। इस पुरस्कार को प्रत्येक 2 वर्ष बाद प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार को सर्वप्रथम 2011 में प्रदान किया गया था। तो अभी हाल ही में किसको हंस क्लियन अवार्ड दिया जाएगा? आशीष नंदी जी को। अगली जानकारी एक निधन से जुड़ी हुई है। चिन्मय राय का निधन हो गया है। ये चिन्मय राय एक बंगाली अभिनेता थे। हाल ही में उनका निधन कलकत्ता में 79 वर्ष की आयु में हुआ। उनका जन्म 1940 में वर्तमान बांग्लादेश के कुमिला जिले में हुआ था। कुमिला कहां है? बांग्लादेश में। राय ने 60 के दशक में बंगाली सिनेमा में अपना अभिनय कैरियर शुरू किया था। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में इस प्रकार हैं: बसंत मिलाप, दोन्नी में, गुपी गेने, बागा बेने और चार मूर्ति इत्यादि। तो बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता चिन्मय राय जी का अभी हाल ही में निधन हो गया। वो बंगाल से बिलोंग करते थे। तो ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है? चिन्मय राय जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? मतलब उनका जो पेशा था, प्रोफेशन क्या था? तो यहां पर आपका आंसर होना चाहिए वो एक बंगाली अभिनेता थे। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने बंगाल के बारे में बात कर लिया है, तो वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं वो है केसरी नाथ त्रिपाठी। और जो आप ये रेड देख पा रहे हो, अभी मैंने मुर्गी की गर्दन की बात की थी, तो ये मुर्गी की गर्दन जैसा आपको दिखाई देगा। कैपिटल कोलकाता है और लोकसभा में 42 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और जो सीएम हैं वो हैं आपकी ममता बनर्जी जी। आगे बात करते हैं। अगली न्यूज है दोस्तों, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने करीब 30 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। 78 वर्षीय नेता ने 1990 के दशक के शुरुआत में सोवियत संघ के पतन से उभरने के बाद देश पर शासन किया था। कजाक सीनेट के अध्यक्ष अब यह पदभार संभालेंगे। घोषणा के 1 महीने से भी कम समय के बाद राष्ट्रपति ने अपनी सरकार को बर्खास्त कर दिया है, जिसमें देश के विशाल ऊर्जा संसाधनों के बावजूद आर्थिक विकास की कमी का हवाला दिया गया था। तो अभी इन्होंने जो इस्तीफा दिया उसके पीछे रीजन बताया गया है कि देश बहुत कमजोर हो रहा है और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया, उनका नाम है नूर सुल्तान नजरबायेव। फोटो आप देख सकते हैं। अगली जानकारी है ये मित्र शक्ति अभियान की। श्रीलंका में अभ्यास मित्र शक्ति 6 आयोजित किया जाएगा। अभ्यास मित्र शक्ति प्रतिवर्ष भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच सैन्य कूटनीति और बातचीत के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2018-19 के लिए संयुक्त अभ्यास श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट की पहली बटालियन के सैनिक और श्रीलंकाई सेना के गेमनू वॉच बटालियन संयुक्त रूप से अभ्यास करेंगे। अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों को बनाना, बढ़ावा देना और दोनों के देशों के सैन्य टुकड़ियों को कमान के तहत लेने के लिए संयुक्त अभ्यास कमांडर की क्षमता को बढ़ावा देना है। तो सिंपल सा बात आपको इतना याद रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मित्र शक्ति 6 किन 2 देशों के बीच होने वाला एक रेगुलर यानी वार्षिक अभ्यास है। तो ये भारत और श्रीलंका की सेना के बीच में होने वाला एक रेगुलर और वार्षिक अभ्यास है। तो मित्र शक्ति से आप याद रखिएगा श्रीलंका के बारे में। एक और है, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पद्म पुरस्कारों को वितरण किया था। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक जिनका आप फोटो देख पा रहे हैं, इनका नाम है नंबी नारायण। नंबी नारायण काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, मतलब इनके ऊपर कई बार जासूसी का केस भी चला है। जरा थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं तो आपको मिल जाएगा। को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबी नारायण को विकास इंजन यानी कि डेवलपमेंट इंजन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। विकास इंजन का उपयोग शुरुआती क्षणों में PSLV के लिए किया गया था, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसके जरिए हम जो भी उपग्रह छोड़ते हैं वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए ही छोड़ते हैं। PSLV 3, PSLV 2, तो ये भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं जिनके जरिए सैटेलाइट को उपग्रह कक्षा में प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी वहां पे रखा जाता है। इस इंजन का उपयोग इसरो ने चंद्रयान में भी किया, फिर मंगलयान में भी किया। नंबी नारायण इसरो के क्रायोजेनिक इंजन वो होते हैं जो बहुत कम ताप पर काम कर सकते हैं।
बहुत कम ताप में यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब इंजन का फ्यूल भी जम सकता है, इतने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी माइनस कई डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इंजन का फ्यूल भी जम सकता है यानी उसका ईंधन भी जमाव पर आ जाता है, उस दशा में इंजन को जो इंजन काम करने के लिए जो इंजन तैयार किए जाते हैं उनको क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब बहुत कम ताप पे काम करने वाले इंजन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तब 1994 में उन्हें जासूसी के झूठे आरोप में फंसाया गया था। उन पर रॉकेट तथा सैटेलाइट लॉन्च के गोपनीय डेटा को बेचने का आरोप लगाया गया था। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अभी हाल ही में इसरो के ऐसे वैज्ञानिक जिनके ऊपर जासूसी का झूठा आरोप लगाया गया था, उन्हें अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम होगा नंबी नारायण जी। आगे बात करते हैं योनो कैश के बारे में। अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने एक अपनी कार्ड रहित यानी कि बिना डेबिट कार्ड के, जो आप एटीएम कार्ड यूज करते हो, बिना उसके कैश निकालने की एक विधि विकसित की है या एक प्रणाली का अनावरण किया है। उसका नाम है योनो कैश। योनो का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन, यानी आपको केवल एक की जरूरत है। योनो को इस्तेमाल करने के लिए आपको योनो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, साथ साथ आपका एसबीआई में अकाउंट भी होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अपने ऐप में जब भी रकम ट्रांसफर करना चाहेंगे तो आप रकम ट्रांसफर कर पाएंगे। अभी हाल फिलहाल इसमें एक बार में आप 10,000 रुपए निकाल सकते हैं किसी भी एटीएम से। आप एटीएम से निकालेंगे लेकिन आपको कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक दिन में 2 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम आप एक दिन में 20,000 रुपए योनो कैश प्रणाली के जरिए निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा योनो कैश ऐप पर। फिर उसके बाद आप जिस भी एटीएम पे जाएंगे वहां पर एक योनो कैश ऑप्शन का मिलेगा आपको, वहां पर योनो कैश ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो भी लॉगिन पासवर्ड या ओटीपी मिला होगा उसको प्रोसेसिंग करेंगे, तो आप वहां पर बिना कार्ड के आप कैश निकाल सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा फायदा ऐसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं पैसा निकालना चाहता हूं लेकिन मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, मेरे भाई के पास वो कार्ड है, मेरे भाई के पास वो अकाउंट है, वो मेरे को नंबर वगैरह बता देगा, तो मैं आराम से किसी भी योनो कैश एटीएम पे जाकर अपना योनो कैश निकाल पाऊंगा। तो इसको योनो कैश बोला जाएगा। योनो कैश किसकी प्रणाली है? योनो कैश आपकी एसबीआई की प्रणाली, आपको याद रखना होगा। और यहां पर इसका योनो कैश का जो लोगो बनाया गया वो आप थोड़ा सा इसको देख लो, योनो ऐसा लिखा हुआ है, लाइफ स्टाइल एंड बैंकिंग दोनों। यहां पर इसका जो टैग लाइन है वो है लाइफ स्टाइल एंड बैंकिंग दोनों। तो आगे चलते हैं, योनो कैश किससे जुड़ा हुआ है? एसबीआई से। ये जो आप देख रहे हैं ये सबमरीन और सबमरीन कांदेरी। भारतीय नौसेना आगामी मई महीने के पूर्वार्ध में खंडेरी नाम की अपनी दूसरी स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। विदित होगी खंडेरी का अनावरण जनवरी 2017 में ही हो गया था, मतलब ये बन तो तब गई थी, तब से इसमें कई परीक्षण किए जा रहे थे और अब ये परीक्षण के बाद पूरी तरीके से तैयार है। स्कॉर्पिन श्रृंखला में 6 पनडुब्बियां बनाई गई हैं जिनका निर्माण एमडीएल यानी कि मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस से प्राप्त तकनीक के आधार पर कर रहा है। यह परियोजना 2020 में पूरी होगी और इसमें $75 बिलियन का खर्च होगा। वैसे अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियन पनडुब्बी में 6 बननी है, जिसमें से सबसे पहली थी आपकी कलवरी, दूसरी है आपकी खंडेरी और तीसरी है आपकी करंज। जो फोटो आप देख रहे हैं वो करंज का है, ये फोटो आपका करंज का है। और इस तरीके से आपको याद रखना होगा कि स्कॉर्पियन सबमरीन जो भी स्कॉर्पियन एक प्रणाली है जिसमें डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों के जुड़े हुए इंजन यानी कि दोनों से काम करने वाले इंजन को लगाया जाता है। ये पनडुब्बी जमीन आपके समुद्र में बहुत गहराई तक जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह कि इन सभी पनडुब्बियों में ये खासियत है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये खुद अपने अंदर ही समुद्र के अंदर ऑक्सीजन को पैदा कर सकती हैं। और ये सभी की सभी न्यूक्लियर मिसाइल से लैस हैं, यानी कि ये नाभिकीय पनडुब्बियां हैं, इसलिए इनको स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी यानी स्कॉर्पियन सबमरीन भी कहा जाता है। स्कॉर्पियन सबमरीन में सबसे पहली थी कलवरी, दूसरी थी खंडेरी और तीसरी है करंज। करंज का अनावरण भी हो चुका है लेकिन अभी तक उसको जमीन पे उतारा, जल पे उतारा नहीं गया। अब जलावतरण किसका होने वाला है? जलावतरण होने वाला है आपकी खंडेरी का। आगे चलते हैं, अगली न्यूज है दोस्तों बॉम्ब साइक्लोन से। बॉम्ब साइक्लोन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। अमेरिका के कई भागों में आजकल एक शक्तिशाली बॉम्ब चक्रवात का प्रकोप है जिसके कारण भीषण बाढ़ आ रही है और भीषण बारिश भी हो रही है। मौसम वैज्ञानिक उस चक्रवात को बॉम्ब चक्रवात कहते हैं जो मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में होता है, यानी कि मिडल इक्वेटोरियल लाइन पे होता है। आप देख पा रहे होंगे ये जो अक्षांशीय लाइन है बीच में आता है, ये सब आप समझ सकते हैं पृथ्वी के ठीक बीचों बीच आएगा ये, और अत्यंत तीव्र गति से सशक्त होता जाता है, यानी कि पहले तो कम होता है लेकिन धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ता है। इस प्रकार चक्रवात तब आता है जब किसी आंधी के बीच में, यानी कि जब कोई आंधी आती है और पर्यावरण का दबाव 24 घंटे में कम से कम 24 मिलीबार घट जाता है। मिलीबार, बार जो है वो आपके प्रेशर नापने की इकाई होती है, बार आपने सुना होगा, तो 24 मिलीबार तक घट जाता है और इस प्रकार इसकी तीव्रता में तेजी से वृद्धि आ जाती है। विदित होगी दबाव जितना कम होगा आंधी उतनी अधिक होगी। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है
बॉम्ब चक्रवात में वायु का दबाव अचानक गिर जाता है और यह तब होता है जब गर्म हवा का क्षेत्र ठंडे हवा के क्षेत्र से मिल जाता है। उस समय हवा चलने लगती है और पृथ्वी के घूर्णन के वेग से मिलकर चक्रवाती प्रभाव उत्पन्न करती है। इसमें आंधी की दिशा में गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। आंधी की दिशा गोलार्धों में यानी कि दक्षिणी और उत्तरी गोलार्धों में सुई की दिशा के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, जिसके कारण पूर्वोत्तर झंझावात चलने लगते हैं। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझा सकता हूँ। चक्रवात कब बनते हैं? जब ठंडी वायु होती है तो ठंडी वायु नमी के कारण भारी होती है और वो जमीन पे नीचे बैठना चाहती है, वो नीचे की ओर प्रस्तावित होती है, वो नीचे की ओर चलना शुरू करती है। जबकि हम अगर बात करें गर्म वायु के बारे में तो जिन प्रदेशों में गर्म वायु होती है वो हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, ठंडी वायु नीचे जाती है, हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। इस तरह से ये पूरा एक फिनोमिना, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। गर्म वायु ठंडे प्रदेशों में जाती है, ठंडी होती है, फिर नीचे जाती है। ठंडी वायु गर्म प्रदेशों में आती है, फिर गर्म होती है, फिर ऊपर जाती है और इस तरह का पूरा प्रोसेस करके एक चक्रवात बनने लगता है। लेकिन अगर कहीं पर भी अगर आप देखोगे कि गर्म प्रदेश है तो गर्म प्रदेशों की हवा ठंडी हो गई, गर्म हो जाएगी, गर्म होने से उसका एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होता है तो वो बाहर की ओर फैलना शुरू करती है और जैसे ही चीज बाहर की ओर फैलना शुरू करेगी आपका दबाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब दबाव कम होगा तो ठंडी वायु उस जगह का स्थान लेने लगती है। अगर ये प्रोसेस बहुत तेजी से हो जाए यानी टेम्परेचर में अंतर बहुत तेजी से आने लगे तो इस तरह से चक्रवात बनते हैं और इन्हीं को हरिकेन भी कहा जाता है, इन्हीं को चक्रवात भी कहा जाता है, इन्हीं को तूफान भी कहा जाता है। अगर चक्रवात आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में बन रहा है तो उसे वहां पे हरिकेन कहा जाता है। अगर यही चक्रवात, यही तूफान आपके हिंद महासागर में बनते हो तो उन्हें चक्रवात यानी साइक्लोन कहा जाता है। लेकिन अगर यही आपके पश्चिमोत्तर प्रशांत महासागर में बने यानी कि आपके नॉर्दर्न वेस्ट प्रशांत महासागर के आसपास बनते हैं तो इन्हें तूफान कहा जाता है। तो बस इसमें कोई फर्क नहीं होता, बस अलग अलग इनके नाम दिए गए, स्थान बदलने से इनके नाम बदल जाते हैं। तो अभी कौन सा साइक्लोन है जिसे बॉम्ब साइक्लोन कहा जाता है? बॉम्ब साइक्लोन शुरू में तो बहुत धीमा होता है लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अपनी स्थिति बदलता है ये बहुत तेज होता चला जाता है, इसकी हवाएं काफी तेज होती है। इसके लिए क्राइटेरिया सेट किया गया है कि अगर कहीं पर भी 24 घंटे के अंदर 25 मिलीबार तक घट जाएगा तो वहां निश्चित रूप से बॉम्ब साइक्लोन आना शुरू हो जाता है। और इस तरह से अभी ये जो तबाही मचा रहा है वो कहां मचा रहा है? अमेरिका के कुछ प्रदेशों में ये आजकल कई भागों में आजकल शक्तिशाली बॉम्ब चक्रवात आ रहा है। ठीक है, अगली जानकारी की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगली जानकारी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अभी हाल ही में एक फैसला आया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा कौन सा उच्च न्यायालय? मेघालय उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें द शिलोंग टाइम्स वहां से एक अखबार निकलता है और उसकी संपादक है पैट्रिशिया मुकीम और प्रकाशक है शोभा चौधरी को अवमानना के मामले में दोषी ठहराया गया था। कानूनी रूप से देखा जाए तो अदालत की अवमानना दो तरह की होती है। एक्चुअल में क्या हो गया था कि इनके ऊपर इन्होंने कुछ आर्टिकल लिखे थे मेघालय सरकार के खिलाफ जिसको इसके लिए इनको मना किया गया था, लेकिन ये माने नहीं और इनको एक मेघालय उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि आप इस तरह की न्यूज ना छापिए या इस तरह की न्यूज आप मत निकालिए, लेकिन फिर भी ये मानते नहीं है और उसके बाद ये न्यूज निकालते हैं। तो मेघालय उच्च न्यायालय ने इसको अपना अवमानना मान लिया, यानी वो मान लिया कि जब कोई उच्च न्यायालय या न्यायालय या कोई कोर्ट कोई भी आदेश देती है और जब उसे कोई नहीं मानता है तो उसको कहा जाता है वो उसका अवमानना कर रहा है, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह की होती है बेसिकली। दीवानी अवमानना यानी कि जो अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 के सेक्शन 2B में आती है। इसमें वे मामले आते हैं जिसमें यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अदालत के किसी निर्णय को ना जाने, भले ही वह डिक्री हो, निर्देश हो या आदेश हो, तो उसे सजा दी जाती है। मतलब कोई आपको दिया गया आदेश, आप अभियुक्त थे, आपको कोई आदेश दिया गया कि भाई आपको यहां पे रहना है, आपको ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी आप नहीं मानते हैं उस चीज को, फिर से वही काम करते हैं, तो ये अदालत की अवमानना मानी जाती है। उसे दीवानी अवमानना कहा जाता है। आपराधिक अवमानना सेक्शन 2C के तहत इसी अधिनियम यानी कि अवमानना अधिनियम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 2B और सेक्शन 2C के तहत आता है, जिसमें लिखा हुआ है लिखे हुए शब्दों में मौखिक या कुछ दिखाकर ऐसा आप कर देते हैं जैसे अदालत के आदेश को नीचा दिखाने की कोशिश की गई हो या पूर्वाग्रह से कोई ग्रसित हो, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की गई हो, न्याय प्रशासन करने की मंशा से इसमें रुकावट डाला जाए, तो इस तरह की अवमानना को आपराधिक अवमानना माना जाता है। तो ये हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपको ध्यान रखना होगा इन दो लोगों का नाम जिनके ऊपर अभी हाल ही में उनके अवमानना के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उस पर रोक लगा दी कि अभी उसके ऊपर जांच होगी और फिर तभी हम बता पाएंगे कि आपका जो अवमानना हुई भी है कि नहीं हुई है। अगली जानकारी है विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार। एक भारतीय पत्रकार, लेखक और द वायर के प्रमुख, द वायर एक पब्लिकेशन है, रघु कर्नाड, आप जो फोटो देख रहे हैं वो रघु कर्नाड जी की है, जो वर्ष 2015 में एक गैर काल्पनिक श्रेणी में प्रकाशित उनकी पहली पुस्तक, एक उन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फार्थेस्ट फील्ड एन इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, के लिए $1,65,000 का प्रतिष्ठित
विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम में येल विश्वविद्यालय द्वारा दुनिया भर के अंग्रेजी भाषा के लेखकों के 8 प्राप्तकर्ताओं को दिया जाता है, यानी कि ये 8 लोगों को दिया जाता है, जिनमें से एक भारतीय को चुना गया है जिनका नाम है रघु कर्नाड। तो अभी हाल ही में आपको विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो उनका नाम है रघु कर्नाड। दोस्तों अब बारी है हमारे वन लाइनर्स की। आज के वन लाइनर देखते हैं क्या है, और जो भी वन लाइनर है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हाल ही में किस वैज्ञानिक को 2019 का हंस क्लियन अवार्ड प्रदान किया जाएगा, तो ये हैं आपके आशीष नंदी। ये मनोवैज्ञानिक हैं, इनको अभी हाल ही में आपका हंस क्लियन अवार्ड जर्मनी के द्वारा प्रदान किया जाता है, इनको ये प्रदान किया जाएगा। हाल ही में किस बंगाली अभिनेता का निधन कलकत्ता हो गया, नहीं कलकत्ता में हो गया, और वो है आपके चिन्मय राय। ये इनका जन्म आज के बांग्लादेश के कुमली गांव में हुआ था। इसरो के किस पूर्व वैज्ञानिक को पद्म भूषण पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है, उनका नाम है नम्बी नारायण। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं और इनको अभी हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के किस नगद सेवा का अनुसरण किया है, उनका नाम है योनो कैश। भारतीय नौसेना आगामी मई महीने के पूर्वार्ध में अपनी कौन सी दूसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है, तो उसका नाम है खंडेरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी योजना के अंतर्गत 6 बनाई गई थी, उनमें से ये दूसरी है। अमेरिका के कई भागों में आजकल किस शक्तिशाली चक्रवात का प्रकोप हो रहा है, तो उसका नाम है बॉम्ब साइक्लोन है, वो परेशान कर रहा है अमेरिका को अभी हाल फिलहाल। कानूनी रूप से दीवानी अवमानना किस अधिनियम के तहत आती है, तो अवमानना अधिनियम 1971 का सेक्शन 2B। कालादान परियोजना म्यांमार के किस बंदरगाह को भारत म्यांमार सीमा से जोड़ती है, तो कालादान परियोजना म्यांमार के आपके सितवे बंदरगाह को आपके भारत और म्यांमार से जोड़ती है। हाल ही में किस पत्रकार व लेखक को विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार दिया गया है, तो उनका नाम है रघु कर्नाड को अभी हाल ही में उनकी पुस्तक के लिए विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार दिया गया है। ये पूरे विश्व के जो प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा के लेखक होते हैं, जो उनमें से 8 लोगों को दिया जाता है, जिनमें से एक भारतीय है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने करीब 30 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की है, तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि वो अब इस्तीफा दे देंगे। भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच सैन्य कूटनीति और बातचीत के हिस्से के लिए अभ्यास को आयोजित किया जा रहा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मित्र शक्ति 6। तो दोस्तों ये थे आज के वन लाइनर। अब बारी है क्विज की। सबसे पहला क्विज आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस वैज्ञानिक को 2019 हंस क्लियन अवार्ड प्रदान किया जाएगा, देन द राइट आंसर विल बी आशीष नंदी जी को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। हाल ही में किस बंगाली अभिनेता का निधन कलकत्ता में हो गया है, तो अभी जो एक है चिन्मय रॉय जी का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता थे और उनकी कई बांग्ला फिल्में आई हैं। इसरो के किस पूर्व वैज्ञानिक को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अब इसरो के नम्बी नारायण जी को अभी हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्रायोजेनिक इंजन के रूप में इन्होंने काफी सफलता हासिल की थी। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किस नगद सेवा का अनुवरण किया है, तो अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने योनो कैश का बिना डेबिट कार्ड बिना ATM कार्ड के यूज किए कैश निकालने के लिए अनुवरण किया है। भारतीय नौसेना आगामी मई महीने के पूर्वार्ध में अपनी कौन सी दूसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है, तो दोस्तों उसका नाम है खंडेरी का अनुवरण 2017 में ही हो गया था, लेकिन अब इसको नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसके सारे परीक्षण पूरे हो चुके हैं। अमेरिका के कई भागों में आजकल किस शक्तिशाली चक्रवात का प्रकोप है, तो उसका नाम है बॉम्ब। अमेरिका में हाल फिलहाल अभी बॉम्ब का चक्रवात का प्रकोप है। ये पहले शुरू में धीमा होता है, लेकिन धीरे धीरे दबाव बढ़ने के साथ ये क्या हो जाता है, घटने के साथ बढ़ता चला जाता है। कानूनी रूप से दीवानी अवमानना किस अधिनियम के तहत आती है, तो अवमानना अधिनियम 1971 और ये है सेक्शन 2B के अंतर्गत आती है। कालादान परियोजना म्यांमार के किस बंदरगाह को भारत म्यांमार सीमा से जोड़ती है, तो वो है सितवे बंदरगाह। देन द राइट आंसर विल बी सितवे बंदरगाह, और सितवे बंदरगाह कालादान नदी के मुहाने पर स्थित है। हाल ही में किस पत्रकार व लेखक को विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार दिया गया है, तो उनका नाम है रघु कर्नाड को अभी हाल ही में उनकी पुस्तक के लिए एक विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने करीब 30 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है, तो वह है कजाकिस्तान के राष्ट्रपति, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच सैन्य कूटनीति और बातचीत के हिस्से के लिए अभ्यास को आयोजित किया जाता है, तो वो है मित्र शक्ति 6। हर साल ये आयोजित होता है और इस बार भी ये श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये करंट अफेयर पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक करना तो मत भूलिए, शेयर भी किया करिए। फेसबुक व्हाट्सएप जो भी ग्रुप वगैरह हो वहां पे थोड़ा सा इसको शेयर कर दिया जाए करिए, ताकि और लोग भी आ सकें और ये करंट अफेयर थोड़ा सा और बढ़ सके। जैसे जैसे लोग यहाँ पर आएंगे हम और अच्छी कोशिश करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, होली खेलते रहिए। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।